हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री की बुक्स। जो चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, प्रारंभिक कथन। इसके आगे हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार से जब हजारों वर्ष पहले हुए परिवर्तन की बात करेंगे, किस प्रकार से कौन सी जीवन किस प्रकार से था, ठीक है, कौन सी देश कहाँ पर था। ठीक, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आपको ये शुरू में ही एक नक्शा दिखेगा आपको। दो नक्शे के परिचय देते हुए इसमें बताया गया। ठीक है, जो पहला मानचित्र है वो 1154 में अल इदरीसी द्वारा बनाया गया था। ठीक, अरब भूगोल वेत्ता अल अल इदरीसी द्वारा निर्मित। देखिए इस प्रकार से जो मानचित्र है ये वाला। ठीक है, यह नक्शा उनके बड़े विश्व मानचित्र का एक हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर केंद्रित है। मानचित्र दो देखिए क्या है। दो में देखिए, दो ये रहा। ये क्या है, इसका बताता है कि यह लगभग 600 साल बाद एक फ्रांसीसी चित्रकार द्वारा बनाया गया था। यह नक्शा वही, मतलब ये जो नक्शा जो है, यह नक्शा वही क्षेत्र दर्शाता है, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। भौगोलिक चित्रण की बात करें तो अल इदरीसी का नक्शा दक्षिण भारत को उस स्थान पर दर्शाया गया है जहां आज हम उत्तर भारत को जानते हैं। ठीक है, श्रीलंका के नक्शे में ऊपर ऊपर की एक तरफ दिखाया गया। ठीक है, और जो आधुनिक दृष्टिकोण से गलत है। जो है कि देखिए, श्रीलंका को जो है ना ऊपर की तरफ दिखाया गया, आप देखेंगे, नोट करेंगे तो। ठीक है, जो कि आधुनिक के दृष्टिकोण से गलत है। फिर देखिए, जगहों जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए जो समय की एक संस्कृति और भाषाई पृष्ठभूमि को दर्शाते हैं। 1720 की फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो देखिए, यह नक्शा हमें आज के दृष्टिकोण से ज्यादा प्रचलित लगता है। इसमें विशेष रूप से तटीय इलाकों का बहुत ही सटीक चित्रण किया गया है। नक्शा का अधिक सटीक भौगोलिक जानकारी और मानचित्र तकनीकों में सुधार को दर्शाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ, इसकी बात करें तो देखिए, अल इदरीसी के नक्शे में सांस्कृतिक प्रभाव क्या था कि नक्शे पर अरबी भाषा और 12वीं सदी के ज्ञान का प्रभाव स्पष्ट है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से तो अरबी भाषा का भाषा मिश्रण है, चित्रित किया गया है इसका। देखिए, अब यही बात करते हैं 1720 में यूरोपीय अन्वेषण और मानचित्र। फ्रांसीसी नक्शे पर यूरोपीय नाविकों और यूरोप व्यापारियों की जरूरतों का प्रभाव दिखता है। यह मानचित्र विज्ञान और भौगोलिक जानकारी को आदान प्रदान में सुधार को दर्शाता है, जो खोज और अन्वेषण को युग में हुआ है। तकनीकों और वैज्ञानिक प्रगति, अल इदरीसी का समय क्या, उस टाइम पे क्या था कि उस समय जो मानचित्र की तकनीकें कम विकसित थी, और जानकारी अक्सर यात्रा विवरण व्यापार मार्गों और कभी भी कहीं सुनाई गई बातों पर आधारित थे। ठीक है, उस समय नक्शे अधिक प्रतीकात्मक थे और सटीक मापने और दिशा का प्रवाह कम थे। टाइम की इतना ज्यादा सटीक माप नहीं सकते थे और दिशा का पता लगाना बहुत ही कम था। 1720 का मानचित्र देखिए तो हम बात करेंगे कि 18वीं सदी तक मानचित्र का एक अधिक सटीक विज्ञान बन गया था। टाइम पे मतलब मानचित्र बिल्कुल सटीक तरीके से नापे जा रहे थे। 18वीं सदी की बात करें, नौवहन, नौवहन में प्रगति उपकरण जैसे कपास और एक्स
एस्ट्रोलैब और भूगोल की बेहतर समझने अधिक सटीक नक्शे बनाए। ऐतिहासिक, देखिए अब इसकी बात करें तो समुद्र तट, समुद्री क्षेत्रों और विस्तृत समुद्र वितरण, समुद्र व्यापार और अ, मार्गों और यूरोपीय, ठीक है, खोज पर ध्यान केंद्रित करना को दर्शाता है। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, ठीक, तो उतना ज्यादा हम इसको डीप में नहीं पढ़ेंगे, में से क्वेश्चन भी कम आते हैं। ऐतिहासिक, हम दृश्य के बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक दस्तावेज को समझना, इतिहासकारों को इन नक्शों के निर्माण के संदर्भ पर का ध्यान पड़ता है, ठीक है। इन नक्शों में ही एक ही जानकारी उस समय के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती थी। समय के साथ परिवर्तन की व्याख्या किस प्रकार से हुई, ठीक है? हम निष्कर्ष देखते हैं कि इस नक्शे में लगभग 600 साल की तुलना भूगोल की समझ और मानचित्र के विकास में हुए गहरे परिवर्तनों को दर्शाती है, ठीक है। और इन नक्शों का विकास व्यापक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिससे अवशेषण, ठीक है, वो बढ़ती हुई प्राकृतिक विज्ञान विधियों के सुधार और समाजों के अधिक सटीक भूगोल संबंधी जानकारी की आवश्यक शामिल है। भाषा और अर्थों का परिवर्तन की बात करें तो भाषा का देखिए, भाषा का विकास किस प्रकार से, समय के साथ भाषाएं विकसित हुई, कई प्रकार के भाषाएं बनी है ना। और उसके व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण में बदलाव आ जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए मध्य युग फ्रांसीसी और इसकी आधुनिक फ्रांसीसी में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिल जाते हैं, है ना। शब्दों का अर्थ का बदलाव हो रहा था इस टाइम पे, जैसे कि समाज में बदल संस्कृति बदलते हैं तो शब्दों का अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान शब्द, जिसे आज हम आज हम जिसे भारत के लिए प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान पहले का टाइम समय का नाम था। 13वीं सदी में पंजाब, हरियाणा और गंगा गंगा के क्षेत्रों के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदुस्तान शब्द के ऐतिहासिक प्रयोग की बात करें तो मिन्हाज ए रियाज का प्रयोग 13वीं सदी, उन्होंने हिंदुस्तान का शब्द का उपयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा जमुना के बीच स्थित क्षेत्रों के लिए किया, और जो उस समय दिल्ली के संतुलन के लिए अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बाबर का प्रयोग देखिए, बाबर का प्रयोग क्या हुआ था कि 16वीं सदी में हो। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। एक यह एक भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ था, न कि राजनीति या राष्ट्रीय। समझ में आ गया? देखिए, शब्दों का बदलना संदर्भ और ऐतिहासिक सावधानियां की बात करें तो शब्दों का अलग अलग संदर्भ, ठीक। विदेशी शब्दों का उदाहरण क्या है कि देखिए, आज का अर्थ की बात करें तो आज विदेशी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, ठीक है। ये हुआ ना विदेशी शब्द का अर्थ। और मध्य युग अर्थ में बात करें तो हम मध्य युग में विदेशी का अर्थ किसी अजनबी व्यक्ति से होता था, ठीक, कि विदेशी आया है। विदेशी का मतलब कि अजनबी, मध्य युग की बात करें तो। और जो उस गांव या समुदाय का हिस्सा नहीं था। इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो समाज से बाहर होते थे, जैसे नगरवासी के लिए वनवासी, है ना। ऐतिहासिक शब्दों का उदाहरण हम बात करें तो हिंद की बात करें तो देखिए, अमीर खुसरो द्वारा प्रस्तुत हिंद शब्द, जो हिंदुस्तान शब्द के सम्मान ही भूगोल और संस्कृति का वर्णन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसका जो राजनीतिक अर्थ सीमित था।
ठीक है, राष्ट्र की बात किया जाए तो देखिए, राष्ट्र जो आज राष्ट्र शब्द का अर्थ एक राजनीतिक और भौगोलिक इकाई के रूप में किया जाता है, जबकि जबकि जो प्राचीन समय में इसका संदर्भ एक सामूहिक या समुदाय से होता था। ठीक है। इतिहासकारों की एक महत्वपूर्ण सीख बात करें तो संदर्भ के साथ सावधानी। इतिहासकारों को यह समझना आवश्यक है कि जिन शब्दों का वे अध्ययन कर रहे हैं वे अर्थ समय के साथ बदलते हैं, इसलिए किसी भी शब्द के ऐतिहासिक उपयोग को अध्ययन करते समय उन्हें संदर्भ और अर्थों की गहराई का पड़ताल करनी चाहिए। ठीक है। भाषाई संदर्भ की बात करें तो देखिए, भाषाई संदर्भ क्या है कि किसी शब्द का सही अर्थ और संदर्भ केवल उस समय और स्थान के कई भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भ को समझकर ही जाना जा सकता है। युगों का अध्ययन और स्रोतों का महत्व। देखिए, काल का विस्तार क्या है कि इस पुस्तक में लगभग 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक के काल का अध्ययन किया जा रहा है। और क्या है कि करीब 1000 वर्षों का समय है। इस व्यक्ति के दौरान विभिन्न घटनाएं और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, जिनका अध्ययन इतिहासकारों के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से किया। ठीक। मुख्य स्रोत की बात की जाए तो सिक्के, शिलालेख, सत्यापन और लिखित सामग्री जैसे स्रोतों इस काल के अध्ययन के लिए प्रमुख रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। स्रोतों का भी विविधता और संख्या की बात करें तो लिखित सामग्री का बढ़ना। इस काल में लिखित सामग्री के लिए की संख्या विविधता की वृद्धि हुई। कागज के सस्ता और सुलभ होने के कारण धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, ठीक, अर्जियों, आंदोलन और दस्तावेजों के में हिसाब किताब और करो करो खातों जैसे अनेक दस्तावेज बड़ी मात्रा में लिखे जाने लगे। पांडुलिपियों का संग्रह होने लगी इस टाइम पे। ठीक है। पांडुलिपि लिपियां जो है एकत्रित करते थे मंदिरों के, ठीक है, मठ के शासक जो थे, ये पांडुलिपियां पुस्तकालय और अभिलेखागारों में संरक्षण की जाती थी। ठीक है। निम्नलिखित स्रोतों का चुनौतियां जो बात करें पांडुलिपि की प्रतिलिपि की बात करें तो जो आपे खाने के प्रभाव में लिपि का नकली विष, ठीक है, नवीश द्वारा हाथ से पांडुलिपियों की प्रति प्रतिलिपियां बनाई जाती थी। ठीक है। फेर बदल की समस्या आई थी। फिर सदी, देखिए, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियां बनती थी रही, जिससे यह एक मूल ग्रंथ की प्रतिलिपियां एक दूसरे से काफी अलग हो गई, जिससे मूल लेखन के लिए ठीक मूल लेखन के लिए लिखे हुए समझने में कठिनाइयां होती थी। देखिए, और क्या बात करें, देखिए, और मूल लिपियों की अनुबंधता की बात करें तो आज हम मूल लेखक और पांडुलिपि शायद ही मिलती है, इसलिए इतिहासकारों को विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है ताकि वे मूल लेखक का सही अनुमान लगाया जा सके। लेखकों द्वारा किए गए संशोधन। लेखकों के संशोधन की बात करें तो कई बार लेखक खुद भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते थे। उदाहरण के लिए 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने 1356 में अपना वृत्तांत लिखा, जिसका 2 साल बाद उसमें संशोधन किया।
संस्करणों में अंतर था। पहले जो संस्करण की खोज की गई 1971 में। इतिहासकारों को यह बर्नी से पहले संस्करण की जानकारी नहीं थी, क्योंकि यह पुस्तकालय के विशाल संग्रहणों की कई दवा पड़ा था। इतिहासकारों की कार्यप्रणाली की बात की जाए तो स्रोतों का विश्लेषण। इतिहासकारों को विषय विभिन्न स्रोतों का गहराई से विभिन्न विश्लेषण करना पड़ता है। उन्हें यह समझना होता है कि विभिन्न कालों और क्षेत्रों के स्रोतों का निर्माण, उसका क्या है कि संरक्षण कैसे हुआ। ठीक है। और संदेह और सावधानी हमेशा रखना चाहिए। इतिहासकारों को यह स्रोत और सावधानी और क्या कि विश्वसनीय और उसके संदर्भों के बारे में महत्वपूर्ण रहना पड़ता है, ताकि वे सही निष्कर्ष तक पहुंच सके। ठीक है। कि निष्कर्ष की बात करें तो इतिहास का कार का निर्माण और स्रोतों के विभिन्न और चुनौतियां, विविधता और चुनौतियां यहाँ पर आई। ठीक है। और यही 1700 से 1750 ईस्वी तक के हजारों वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के विभिन्न बिंदुओं पर समझा जा सकता है। देखिए, हम पहले देख सकते हैं नई प्रौद्योगिकी और परिवर्तन आ गए। ठीक है। तकनीक तकनीकी और नवाचार। ठीक है। इस काल में जो है सिंचाई में रहट रहट जो जाल उठाने का यंत्र का कताई के चरखा और युद्ध के आग्नेयास्त्रों, हथियारों जैसी कई प्रौद्योगिकियों का आगमन हुआ। ठीक है। नई फसलें आई, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफी जैसे नई फसलें इन समय के दौरान उपमहाद्वीप आई। ठीक। क्या और क्या हुआ कि इसमें खान पान में परिवर्तन हो गया। नए विचार और आगमन की हम बात करें तो देखिए, इन नई प्रौद्योगिकियों और सफलताओं के साथ नए विचार की उपमहाद्वीप में आए। इससे समाज में संस्कृति और आर्थिक परिवर्तन हुए। ठीक है। और हम लोगों की गतिशीलता और समुदाय का विकास हो गया। आवाजाही और अवसरों की तलाश, राजपूतों का उदय इस टाइम पे हो गया। ठीक है। टाइम पे राजपूत शब्द से उत्पन्न राजपूत शब्द 8वीं से 14वीं सदी के बीच योद्धाओं के मतलब समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक। जो क्षत्रिय होने का दावा रखते थे, क्या करते थे, ये केवल राजा और सामंत के लिए ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिकों के लिए भी प्रयुक्त होता था। ठीक। अन्य समुदाय का विकास। ठीक है। इस काल में मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जैसी अन्य जो है सामूहिक और क्या बोलते हैं इसको, सामूहिक में भी राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल किया। जंगलों में कटाई और खेती का विस्तार होने लगा इस टाइम पे। जंगलों को जो है इस टाइम पे बहुत धड़ल्ले से एकदम कटाई होने लगी और खेती का विकास हुआ। खेती बहुत तेजी से बढ़ी। पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ इस टाइम पे। इस युग में जो जंगलों की कटाई बढ़ी और खेती का क्षेत्र विस्तारित हुआ। इस क्षेत्रों में यह परिवर्तन अधिक तेजी से हुआ, जिससे वन वन- वनवासियों और उनके साथ छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ठीक है। वनवासियों का कृषण का बनाना। देखिए, कई वनवासी कृषक बन गए और उन बड़े समाज का हिस्सा बनने लगे। उन्हें कर चुकाने और स्थानीय मालिक जैस वर्ग की बेरोजगार करने की भूमिका किया गया। ठीक है, मजबूर किया गया। ठीक है। कृषकों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर। देखिए, कृषकों के जो बीच है आर्थिक और सामाजिक अंतर क्या है, कृषकों का वर्ग का विभाजन कर दिया गया। ठीक है। उसमें क्या हुआ, कृषकों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे, जिससे कि कुछ किसान के पास ज्यादा जमीन थी तो कुछ के पास मवेशी पालते थे। ठीक है। और ये कुछ खेती के खाली समय में
दस्तकारी करते थे, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही हेल्प रहेगी, बस ये बोलते हैं, ठीक है। जातियों का उद्भव की बात करें तो जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ा और लोग जातियों और उपजातियों का विभाजन होने लगा, जैसे जातियों का सामाजिक दर्जा उनकी उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर दिया जाने लगा, लेकिन यह दर्जा अस्थायी नहीं था और समय वे परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता था, ठीक। जाति व्यवस्था और प्र- पंचायत, जातियों के नियम, तो जातियों के नियम और पंचायत की बात करें तो जातियां यह अपने नियम खुद बनाती थी और यह उनके पालने के लिए जाति पंचायत और प्रबंध प्रबंध करती थी। इन पंचायतों द्वारा समाज के नियम और परंपरा का पालन करवा करवाया मतलब करवाया जाता था, ठीक है। ग्राम पंचायत की बात करें तो कई गांव में मुखिया और शासन होता था जो मिलकर राज्य की छोटी इकाई के रूप में कार्य करते थे। निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे परिवर्तन का युग ये बना। यह काल परिवर्तन और विकास का युग था, जिससे नई प्रौद्योगिकी, सामाजिक और राजनीतिक समूह का एक उदय हुआ और राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार हुआ। अगर हम बात करें तो सामाजिक गतिशीलता की, तो इस इस अवधि के दौरान जो लोगों की गतिशीलता, नए विचार और प्रौद्योगिकी का स्वागत और सामाजिक आर्थिक वर्गों का विकास, इन लोगों की प्रमुख विशेषताएं रही, ठीक है। 1700 से 1750 ईस्वी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में कई बड़े साम्राज्य और राज्य उभरे, जिनकी जिनकी जो अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र आते थे। इन साम्राज्यों के अंतर्गत अनेक भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं थी, जिनके लोगों के योगदान, ठीक है, योगदान हो गया साम्राज्य की शक्ति और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आइए इस विषय पर बुंद बुंदवार समझते हैं, मतलब बिंदु में समझते हैं। बड़े साम्राज्यों का विस्तार हुआ इस टाइम पे। चोल साम्राज्य, ठीक है, अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे इसके। तुगलक साम्राज्य अध्याय 3 में पढ़ेंगे। और ये जो क्या है, मुगल साम्राज्य अध्याय 4 में, ठीक है, ये सारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली की सल्तनत के सुल्तानों का साम्राज्य, गया इन बलबन बलबन जो 1266 से 1286, इन्होंने क्या कहते हैं, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन जो थे, बलबन का साम्राज्य बंगाल गोंड से लेकर अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। यह साम्राज्य उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक विस्तृत था, ये जो कि जिसमें दक्षिण भारत के भी शामिल थे, ठीक है। आगे हम बात करें संस्कृति प्रशासनियों की प्रशंसा में, तो संस्कृति जो है, संस्कृत प्रशासनियों में बदल क्या है कि बलबन जैसे जो शासकों का प्रशासन की गई, ठीक है, जिसमें से विशाल साम्राज्य के एक शासन के रूप में चित्रित किया गया। इस जो है ये प्रशस्तियों से हमें यह शासकों के प्रभाव और उनके साम्राज्य की सीमा की जानकारी मिलती है, ठीक है। साम्राज्य के क्षेत्र में की विविधता की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों के लोग, ठीक, साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्र जैसे कि गोंड, बंगाल आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के लिए जाने जाते थे। इन क्षेत्रों के लोग बलबन और अन्य शासकों की सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। और क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे सेना और प्रशासन की बात करते हैं। इन विधि में क्षेत्रों के लोग योगदान साम्राज्य की
सेना और प्रशासन को मजबूत बनाता था। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता थी, इससे साम्राज्य की समग्र शक्तियों को बढ़ाने में मदद की। साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना, क्षेत्रीय प्रशासन की बात करें तो बड़े साम्राज्य को जो प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासन महत्वपूर्ण था। प्रत्येक क्षेत्र का स्थानीय प्रशासनिक ढांचा था, जिसे केंद्रीय सरकार के आदेशों का पालन करना था। सैन्य संरचना, सैन्य संरचना विभिन्न क्षेत्रों के सैनिक और सेनापति साम्राज्य जैसे सैनिक शक्ति का आधार, उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है। संस्कृति और भौगोलिक विविधता की बात करें तो विभिन्न सांस्कृतिक थे संस्कृतियां, साम्राज्य साम्राज्य के भीतर विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का समावेश था। यह संस्कृतियां साम्राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण मतलब समृद्ध बनाती थी। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो देखिए यहाँ पे साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, भौगोलिक विशेषताओं और विशेषता और संसाधनों पर आधारित था। यह विस, यह अ, यह क्या बोलते विस्तार साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को महत्वपूर्ण था। ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो देखिए साम्राज्य का प्रभाव इन बड़े बड़े क्षेत्रों से भारतीय उपराष्ट्रपति उपमहाद्वीप और राजनीति, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला। विविधता में एकता, इन साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की सुविधा के बावजूद, ठीक है, वे एकीकृत प्रशासनिक ढांचे के तहत समालित होते थे, जिससे क्या होता था कि समग्र ठीक है साम्राज्य की समग्र शक्तियों और स्थिरता सुनिश्चित होती थी। इस प्रकार 1700 से 1750 ईस्वी तक हजारों वर्षों के भारतीय उपमहाद्वीप में कई बड़े साम्राज्य उभरे, जिसमें से विभिन्न क्षेत्रों में विविधताएं और संस्कृति शामिल हुई। ठीक है, संस्कृतियां शामिल हो गई। अब हम बात करेंगे हिंदू धर्म में परिवर्तन की बात। हिंदू धर्म में देखिए नए देवी देवताओं का पूजा, इस काल में हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं का पूजा शुरू हो चुका था। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में जो वि- विभिन्न देवताओं की पूजा प्रचलन हुआ था और इसमें उनके मंदिर बनाए गए थे। राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया। राजाओं ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जो मंदिरों का निर्माण करवाया था, ये मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र में थे बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी केंद्रित करते थे। ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व, देखिए ब्राह्मण जो थे उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मतलब उनको महत्व दिया जाता था। तो हर चीज किसी प्रकार के दान दक्षिणा दिया जाता था पंडितों को, मतलब कि ठीक है, समाज में जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। उनका जो वर्चस्व था बहुत ही बढ़ गया था। उनका जो ज्ञान संस्कृत ग्रंथों का आधारित था, जिससे यह कारण उन्हें समाज के विशेष सम्मान मिलता था। इस नए शासनों के ब्राह्मणों को संरक्षण दिया है, जिसमें से उनकी सत्ता और प्रभाव और बढ़ता गया। ठीक। भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति का असाधारण इस युग में भक्ति भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इसमें ईश्वर को प्रेम और भक्ति को महत्व मध्य मध्य से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे पुजारियों के जटिल कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है।
बल्कि मध्य, जबकि जो है बल्कि भक्त अन्य प्रेम और श्रद्धा, ठीक है, अन्य प्रेम और श्रद्धा, और क्या है कि इससे ईश्वर तक पहुंच सकते थे, श्रद्धा के जरिए। ईश्वर की नई कल्पना की बात करें तो भक्ति आंदोलन ईश्वर को इस प्रेमल और व्यक्तिगत देवी देवताओं के रूप में देखा गया। इसमें से भक्ति सीधे संवाद कर सकते थे, ठीक है। इस्लाम का आगमन की बात करें, कुरान शरीफ का संदेश। इस्लाम का ये संदेश भारत में 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के माध्यम से पहुंचा। मुसलमानों ने कुरान और शरीफ को अपने ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया, और इस और क्या हुआ कि इस ईश्वर अल्लाह को सत्ता को माना। सामाजिक समानता की बात करें तो इस्लाम, देखिए इस्लाम का आगमन तो हुआ, ठीक है, कुरान और शरीफ का संदेश। सामाजिक समानता की बात करें तो इस्लाम का जो संदेश सभी सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए खुला था, ठीक है। अल्लाह का जो प्रेम, करुणा और उदारता सभी के लिए समान थी, ठीक है। और चाहे ये किसी भी सामाजिक वर्ग में से संबंधित था। इस्लाम में विविधता, शिया और सुन्नी। मुसलमानों में शिया और सुन्नी दो मुख्य संप्रदाय थे, ठीक है। इस्लाम की बात करें तो इसमें मुसलमानों में क्या हुआ कि दो जो होते हैं, शिया और सुन्नी, दो प्रकार के जाति होते हैं, ठीक है, संप्रदाय होते हैं। तो शिया पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली और मुसलमानों का विधिमत नेता मानते थे, जबकि जो सुन्नी थे जो खिलाफ और खलीफाओं के प्रमुख जो प्रभुत्व और स्वीकार करते थे, ठीक है। खलीफाओं का नेतृत्व क्या था कि मुसलमानों ने जो शुरुआती दौर में खलीफाओं धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व करते थे, और आगे भी उनका परंपरा चलती रही, ठीक है। इस्लाम न्याय सिद्धांत, इस्लाम न्याय सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या है कि इन सिद्धांतों के आधार पर इन इस्लामी समाज का गठन किया गया। धार्मिक विचारों की गतिविधियां क्या है कि धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचार। देखिए, हम बात करें तो इस्लाम में भी धार्मिक विचारों के विभिन्न विविधता थी, ठीक है, विभिन्न क्या सिद्धांतों और रहस्यवादी विचारों के लेकर इस्लामी राज्य में कई मतभेद देखने को मिलते थे। निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे बात आती है कि धार्मिक परंपराओं में समृद्धि। 700 से 750 ईस्वी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं समृद्ध हुई। हिंदू धर्म में नई देवी देवताओं आए पूजा और भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। वहीं इस्लाम का आगमन और उसके विभिन्न समुदायों का विभिन्न समुदायों का मतलब तो विभिन्न समुदायों का विकास भी इस काल का भी विशेषताएं थी, ठीक है। धार्मिक धार्मिक विविधता का दौर, यह युग धार्मिक विविधता और नए विचारों के आदान प्रदान का समय था, जिससे भारतीय समाज को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण समृद्ध किया। समय का इतिहासकारों का दृष्टिकोण, समय के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। देखिए, इसका बात करें हम तो इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर के रूप में नहीं देख सकते, वे समय के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों के रूप में समझते हैं। यह दृष्टिकोण बताता है कि समय के साथ विचारों, विश्वास और समाज में कितने बदलाव है, ठीक। अस्थाई और परिवर्तन, देखिए अस्थाई और परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पर बात आता है इतिहासकार यह भी देखते हैं कि विचारों और विश्वास में कितना
अस्थायित्व रहा है, ठीक है। कितना परिवर्तन आया, जिससे यह जो है समझने में मदद मिला कि यह विशेष काल में समाज किस दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 19वीं सदी की काल विभाजन की बात करते हैं यहाँ पे। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग यहाँ पर चल रहा था। 19वीं सदी में मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया। कितने युगों में बांट दिया इतिहासकारों ने? अंग्रेजों के इतिहास का 3 युग में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन शासकों के धर्म पर आधारित था और इसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव की अपेक्षा की गई थी। एक आधुनिक दृष्टिकोण से बात करें हम तो आजकल यह काल क्या है कि विभाजन को बहुत कम इतिहासकार स्वीकारते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अधिकतर अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। समझ में आ गया? मध्यकालीन का इतिहास विश्लेषण की बात करते तो मध्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था। मध्यकालीन इतिहास में शीर्षक जो थे समाज के लिए विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों का उदय और प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू और इस्लाम धर्म के विकास का ध्यान केंद्रित किया जाता था, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक बदलाव, यहाँ पर बात करें सामाजिक और आर्थिक बदलाव की, तो देखिए इस काल में समाज में कई परिवर्तन आए, जैसे कि ग्रामीण वासियों और वनवासियों की स्थिति, आर्थिक समृद्धि और नए विचार का आगमन हुआ, ठीक है। मध्यकालीन और आधुनिक काल का बात करें हम यहाँ पे, तो मध्यकालीन की परिभाषा, मध्यकाल की परिभाषा जो हम बात करते हैं, अक्सर मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उत्पत्ति, ठीक है, उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा है, जो यह संकेत करता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। सच्चाई का परिदृश्य क्या है कि हालांकि वास्तविकता यह है कि मध्यकाल के दौरान भी कई बदलाव आए थे। उदाहरण के लिए इस काल में उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि यूरोपियों की व्यापारी कंपनियों के आकर्षित किया गया, ठीक है। इतिहास के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण, ठीक। परिवर्तन और दृष्टिकोण का अध्ययन हम बात करें तो जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो समय के चिन्हों और ऐतिहासिक जो है इतिहास प्रक्रिया पर ध्यान दें, ठीक है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो क्या कि समय के चिन्हों और इतिहास की प्रक्रियाओं पर ध्यान दें, ठीक। देखिए किस प्रकार से बदलाव आए और कहाँ स्थिरता रही। पिछले और वर्तमान का मिलना, देखिए अपने अध्ययन के दौरान पिछले वर्षों की पढ़ाई के साथ वर्तमान जानकारी की तुलना करें। यह देखिए कि समाज कैसे और आर्थिक स्थितियों को बदल रही है और क्या कुछ बातें वैसी ही बनी है। निष्कर्ष हम देखते हैं, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो समय का दृष्टिकोण, समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, इतिहासकार समय और सिर्फ घड़ी का कैलेंडर के रूप में नहीं देखते हैं, वे समय और सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों के रूप में समझते हैं, ठीक है। तो विचारों और विश्वासों में स्थायित्व को क्या करते हैं कि ये परिवर्तन को दर्शाते हैं, ठीक है। अतीत के कालखंड की बात करें तो देखिए समय के विभिन्न युग का कालखंडों में बांटना अध्ययन को आसान बनाता है, लेकिन अतीत के विश्लेषण
में जो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को शामिल करना जरूरी है। 19वीं सदी को काल विभाजन देखिए, पुराना दृष्टिकोण की बात करें हम तो यहाँ पर देखें 19वीं सदी के भारतीय इतिहासकार हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग क्या थे कि ये इन्हें बांटा गया था। ठीक है, इन्हें क्या हुआ था कि इन्हें बांटा गया था 3 वर्गों में, और यह शासकों पर जो ये क्या बोलते हैं इसको और धर्म के आधारित था यह, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव की अपेक्षा की गई थी। नया दृष्टिकोण की बात हम करें तो आधुनिक इतिहासकार अत्यधिक आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं, जिससे क्या होता है कि विविधता और बदलते समय ढांचे को बेहतर ढंग से समझा जा सके। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास की विशेषताएं देखिए, सामाजिक और आर्थिक बदलाव। मध्यकालीन इतिहास में कृषक समाजों का विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्य का उदय, ठीक है, और प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता था। भौतिक और सांस्कृतिक समृद्धि की हम बात करें यहाँ पे तो इस कालखंड में क्या हुआ कि उपमहाद्वीप की अर्थव्यवस्था इतनी समृद्धि हो गई थी कि यूरोप की व्यापारी जो थी कंपनियां भी आकर्षित होने लगी थी। ठीक है, और मध्यकाल को आधुनिक काल की तुलना, मध्यकाल की समीक्षा की बात करें समक्ष तो देखिए, मध्य काल की तुलना आधुनिक काल से की जाती है, जिसमें आधुनिकता को भौतिक और भौतिक प्रगति के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि यह काल भी बदलाव और प्रगति का साक्षी था। ठीक है, जिससे यह नई प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन आगमन हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर समाज के अध्ययन का दृष्टिकोण यहाँ पर है कि इतिहासकारों को समय के इन और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि बदलते बदलते समाज और अर्थव्यवस्था की विशेषात्मक और समझ बनाए रखने का अत- अति जो अतीत में विभिन्न कालखंडों की तुलना करें। ठीक है, देखिए इतिहास के विभिन्न अध्ययनों की दृष्टिकोण, परिवर्तन और स्थिरता। जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप तो समय के चिन्हों को ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान दें। ठीक है, देखें कि क्षेत्रों में बदलाव आए हैं, कहाँ आए हैं। ठीक है, स्थिरता रही है, और वर्तमान की तुलना करें ठीक है, और वर्तमान की तुलना करें जिसमें अपने अध्याय ठीक है, अपने अध्ययन में दौरान पिछले वर्षों की पढ़ाई के साथ वर्तमान जानकारी की तुलना करें। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि सामाजिक और अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुए और कौन कौन सी बातें वैसी बनी हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, यहीं पर था आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, आपको कैसा लगा एक चैप्टर आपको? ठीक है, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप अगला चैप्टर रेगुलर आएगा और हिस्ट्री हम खत्म करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हम इसी प्रकार से रेगुलर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।